बच्चों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का भाग चौथा, जिसमें हम लोग देखेंगे बोली और उपभाषा। चलिए शुरू करते हैं। बोली और उपभाषा। और ये जो क्लासेज हैं सभी वर्ग के लिए है, क्योंकि देखिए हिंदी ग्रामर का या किसी भी भाषा का व्याकरण नहीं बदलता, तो इसलिए ये वीडियो 1 क्लास के से लेकर 9-10 तक के बच्चे भी देख सकते हैं, जो कि बेसिकली यानी आधार पे हिंदी का आधार दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने भाषा और व्याकरण को देखा, सेकेंड वीडियो में भाषा को देखा, थर्ड वीडियो में भाषा के रूप को देखा। अब ये हमारा चौथा वीडियो जो होगा इसका हम बोली को देखेंगे। इसको देखेंगे बोली को, यानी कि ये टॉपिक होगा बोली से। ये टॉपिक जो होगा बोली से होगा। देखिए बोली क्या है? एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, या सीधे क्या है, क्षेत्रीय रूप से बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अब देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, या छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा स्थानीय रूप स्थायी रूप होता है। ये भाषा का क्या है? स्थायी रूप है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, इसी तरह मैथिली बिहार में बोली जाती है। तो गाँव जी ये सारी की सारी क्या है? बोलियां। अब यहाँ पर है कि बोली की विशेषताएं क्या है, क्या बोली की विशेषताएं हैं। तो बोली की विशेषताएं के बारे में देखिए, तो बोली की विशेषता क्या कह रहा है कि बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। दूसरा पॉइंट, बोली को सरकारी कामकाजों में प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा, यह किसी भी क्षेत्र विशेष में वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से उनके विचारों को आदान प्रदान करने के माध्यम होती है। तो ये रहा बोली की विशेषता। अब देखिए उपभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो उपभाषा क्या है? उपभाषा जब बोली की साहित्य रचना होने लगती है, जब बोली की साहित्य रचना होने लगती है तब यह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। उपभाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। उपभाषा पढ़े लिखे लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जैसे वज्र और अवधि बोलियों को सूर और तुलसी ने, यानी सूरदास और तुलसीदास ने भाषा का आसन प्रदान किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने साहित्य रचना की, और साहित्य रचना करने के कारण ये बोली ना रहकर उपभाषा में बदल गई। यानी कि जब भी किसी बोली की साहित्य रचना होने लगती है, वो अब बोली नहीं रहती, सीधे वो उपभाषा बन जाती है। ठीक है। अब देखेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या है? भाषा को लिखने, यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। लिखने क्या है? लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि का मतलब ये होता है लिखना, अर्थ होता है लिपि का लिखना। लिपि का अर्थ लिखना होता है और भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। आगे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, गुण दिए हुए हैं, उनके रूप में चर्चा करते हैं, उनके गुणों।
और जैसे इसके लिपि के 10 गुण दिए गए हैं। अब 10 गुण क्या है, ये 10 गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, एक एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है। यानी कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत का मतलब क्या है, जैसे क बोलते हैं तो ध्वनि है और उनका वर्ण भी क्या है, क। इस तरह अ का अ, यानी कि ये नहीं है कि अलग अलग संकेत दिए जाते हैं। दूसरा, एक वर्ग संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। यानी कि अ लिखे तो उससे अ ही ध्वनि व्यक्त होगी, कोई दूसरी ध्वनि नहीं। तीसरा, जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का नाम होता है। यानी जो ध्वनि होती है उन्हीं का नाम वर्ण भी होता है। यानी कि इसमें डिफरेंस यानी कि अंतर केवल ये पाया जाता है, ध्वनि बोला गया रूप होता है और वर्ण लिखा गया रूप होता है। मुख वर्ण नहीं है, उनमें कोई मुख वर्ण नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम भी नहीं है। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेदों को भी प्रकट करने की क्षमता रखती है। यह हिंदी यानी लिपि उच्चारण के सूक्ष्मतम छोटे से छोटे भेदों को भी प्रकट करने की क्षमता रखती है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिकों पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। यानी कि जो वर्णमाला ध्वनि यानी जो वर्णमाला है वो वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप बनाई गई है। प्रयोग बहुत व्यापक है, जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि भी है। और 10 नंबर जो पॉइंट है, भारत की अनेक लिपियों के ये निकट है। यानी कि जो लिपि है देवनागरी वो भारत के जो 22 भाषाएं हैं उनके अत्यंत निकट स्थित है। आगे देखिए, आगे केवल इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है कि भारत की 22 भाषाओं एवं उनकी लिपियां। भारत की 22 भाषाओं और उनकी लिपियां। पहली भाषा जो ली गई है वो है हिंदी। और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी की लिपि जो है वह है देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। अब देखिए देवनागरी, देवनागरी कहाँ से लिखे, ब्राह्मी लिपि से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है देवनागरी कहीं कहीं ये भी कह सकता है ब्राह्मी, फारसी या नागरी, लेकिन अगर देवनागरी दिया है तो आप सुन लीजिए आपको क्या मारना है, देवनागरी। दूसरी है सिंधी। सिंधी की जो लिपि है वो भी है देवनागरी। अगर देवनागरी नहीं दिया है तब आप फारसी मार सकते हैं, लेकिन देवनागरी ही क्वेश्चन में पूछता है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, कश्मीरी की लिपि फारसी, गुजराती की लिपि जो होती है सामान्य होती है वो होती है गुजराती। इधर मराठी की लिपि सॉरी देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी। और उड़िया की लिपि, उड़िया की जो लिपि होती है वो उड़िया की होती है। इधर बांग्ला की लिपि बांग्ला ही होती है, बांग्ला की लिपि बांग्ला ही होती है। उर्दू की लिपि फारसी होती है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे तमिल की लिपि क्या है, तमिल की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि होती है। तेलुगु की लिपि ब्राह्मी लिपि होती है। मलयालम की लिपि ब्राह्मी लिपि होती है। कन्नड़ की लिपि ब्राह्मी लिपि होती है। अब इस तरीके से देखिए लगातार 4 लिपियां क्या है ब्राह्मी लिपि से, और सारी लिपियों की जनरली जो अगर देखी जाए तो ब्राह्मी लिपि है। कन्नड़ का कन्नड़ लिपि भी कहा जाता है। असमिया का असमिया लिपि है। फिर कोंकणी का देवनागरी लिपि, संस्कृत का देवनागरी लिपि, नेपाली का देवनागरी लिपि, संथाली का देवनागरी लिपि, और भी इसे कहते हैं ओल चिकी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह
गोंगरी का देवनागरी लिपि, मणिपुरी का देखिए मणिपुरी लिपि होती है, और बोडो का वो होती है देवनागरी लिपि, और मैथिली का भी देवनागरी लिपि। इस तरीके से आपने क्या देखा, 22 भाषा और 22 उनकी लिपियां। अगर वीडियोस को बार बार देखते हैं तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार छोटा में करके इसके चर्चा कर लेते हैं। सारी की सारी लिपियां हमारे एक साथ आ जाए, हो सकता है छोटा होने की वजह से दिखे ना। पाली हिंदी देवनागरी, सिंधी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, कश्मीरी फारसी, गुजराती, मराठी देवनागरी, उड़िया, बंगला, उर्दू, फारसी, तमिल ब्राह्मी, तेलुगु ब्राह्मी, मलयालम ब्राह्मी, कन्नड़ ब्राह्मणी, और असमिया, कोंकणी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संथाली देवनागरी, डोंगरी देवनागरी या ओलचिकी। मणिपुरी का मणिपुरी लिपि होती है, बोडो का देवनागरी, और मैथिली का देवनागरी, डोंगरी का देवनागरी। इस तरीके से देखिए ये 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं के साथ साथ 22 लिपियां भी हैं, और ये 22 भाषाएं और 22 लिपियां लगभग हर बच्चों को याद होनी चाहिए, वो चाहे बच्चा क्लास 1 का हो या चाहे बच्चा इंटरमीडिएट का हो। क्योंकि व्याकरण देखिए नहीं बदलता है, आप लोग किसी भी किताबों को उठाइए, व्याकरण का जो भाग है वो नहीं बदलता। हाँ, उसमें थोड़ी सी भाषा में या लिखावट में चेंजिंग आ सकती है। अब यहाँ पे लास्ट यानी कि इसमें देखते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट है भाषा और बोली में अंतर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर परिचर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए ये हमारे तरफ से आपको एक छोटा सा प्रयास कि आपके पास हिंदी व्याकरण का ज्ञान हो सके। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आज जो एजुकेशन वर्तमान समय में चल रहा है ये बोलबाला है अंग्रेजी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ऐसा व्यक्ति भी है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन वह इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को भेजना चाहता है। कारण क्या है? क्योंकि आसपास के माहौलों को देखता है, वो सोचता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे कुछ बेहतर करें। लेकिन देखिए बेहतर के मामले में ऐसे भी बहुत सारे ऐसे स्कूलों के बच्चे आते हैं कि उनके पास इंग्लिश का तो लैंग्वेज है, लेकिन मैथ साथ साथ हिंदी, वो सारी की सारी जो आधार पे भाषा है, जो सब्जेक्टेड है, उनका आधार कहीं ना कहीं गिरा हुआ है। हम केवल एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हिंदी व्याकरण को बढ़ाने का, यानी कि अपने राष्ट्रीय भाषा को भी थोड़ी सी बढ़ाने। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी वर्ग के बच्चे इसको फ्री में देख सकते हैं, कोई इसका चार्जेस नहीं किया जा रहा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि भाग 5।